कि गुरु अगर किसी भी स्थिति में सूर्य को देख लें या मंगल को देख लें तो ये व्यक्ति के व्यक्तिक प्रभाव को बहुत ही ज़्यादा कोमल बनाता है और बहुत बेहतर बनाता है। इतना ही नहीं, सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम तो है आदित्य, पर ये हैं मध्य प्रदेश सतना, लेकिन रहते हैं नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम कोई जगह है, एम्स्टर्डम ऐसे होगी कोई जगह, मुझे तो बोलने भी नहीं आता। ये अंग्रेज लोग पता नहीं कितने बेवकूफ़ होते हैं, नाम भी सही से नहीं रखते। वृंदावन कितना बढ़िया नाम है, रख दिया होता, पर वृंदावन सबका हो भी नहीं सकता है। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये कुंडली आई है मध्य प्रदेश के सतना से, जो अभी फिलहाल रहते हैं नीदरलैंड में। और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इनकी कुंडली में लग्न बना है धनु का, और जिसके अधिपति धन भाव में बैठे हैं। तो मैंने जो धन भाव से संबंधित कार्यक्रम बनाया है उसमें इस बात पे चर्चा की थी कि धन भाव में अगर लग्नेश होके बैठेंगे तो भी कमज़ोर नहीं होंगे, और ख़ास करके जब ये शनि के साथ परिवर्तन करेंगे तो व्यक्ति को धन जरूर देंगे, और व्यक्ति बहुत अच्छा खासा धन कमाता है। क्योंकि लग्नेश जब कहीं भी बैठेंगे तो वो कभी कमज़ोर नहीं होंगे, वो उनका भाव बढ़िया हो जाता है। लग्न बना है इनकी कुंडली में 8 डिग्री का, और चंद्रमा भी धनु राशि में ही बैठे हैं। इस वजह से लग्न के अधिपति और राशि के अधिपति दोनों चंद्रमा ही हो जाते हैं। ये अच्छी बात है। विकास का प्रक्रम बड़ा बाधित नहीं होता और बहुत अच्छा बना रहता है। धन भाव में गुरु श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं। ये अपने आप में बहुत बलशाली बात होगी कि जिस नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु बैठे हैं, उस नक्षत्र का अधिपति लग्न में ही बैठ करके लग्न के बल की वृद्धि कर रहा है और व्यक्ति को कोमल विचारों वाला बना रहा है। साथ ही साथ उसको बड़ा ही अपनेपन के भाव से सदैव ही जीवन में रखने वाला होता है किसी के प्रति। पराक्रम भाव में 26 डिग्री 11 कला के साथ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में केतु बैठे हैं, और वो गुरु जन्म कुंडली में धन भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि केतु भी धनवान बनाने की योग्यता रखेंगे, और व्यक्ति को अब जैसे तृतीय भाव में केतु बैठे हैं तो तृतीय भाव के केतु का परिणाम ये होगा कि अब वो व्यक्ति अपने पत्नी के प्रति, अपने धर्म के प्रति और अपने लाभ के प्रति सदैव ही जिज्ञासु तो रहेगा, पर वो किसी कीमत पे उस चीज को प्राप्त नहीं करना चाहता। मतलब कहने का है कि वो अपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए घूसखोरी पे विश्वास नहीं रखेगा। तृतीय भाव के केतु उसको भाई बहनों के साथ संबंधों को बड़ा अच्छा बनाते हैं, और उनके साथ बड़ा ही नेचुरल सा संबंध रखते हैं, जिसे प्राकृतिक संबंध कहते हैं, वैसा होता है। और इतना ही नहीं, व्यक्ति पूर्व जन्म में भी अपने भाइयों के निमित्त उनसे जुड़ करके या उनके लिए अच्छी भावनाएं रख करके जीवन जिया था, और उसको ही ये पूरा करना चाहें अगर तो इसको किया जा सकता है। जैसे केतु अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो वो ग्रह ये कहता है कि आपके पिछले जन्म में आपने अपने भाइयों के साथ अपना संबंध अच्छा रखा था, और उस पर ही फिर से आपको कोशिश करनी चाहिए, कहीं वो कोशिश अधूरी ना रह जाए। इस वजह से ये केतु आपको यहाँ यही कहना चाहते हैं। उसके बाद ये केतु ये भी कहना चाहते हैं कि आपको अपने पराक्रम पे और भी दम लगाने की आवश्यकता है। तो ये केतु यहाँ पे दरअसल आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, और अपने आप को और भी ज़्यादा उदार बनाने की आवश्यकता है। अगर आप कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। अभी पंचांग बाकी है। शनि जो बैठे हैं वो मीन राशि के बैठे हैं, 26 डिग्री 23 कला पे वक्री हैं, और वो वस्तुतः वक्री होने के कारण इनका प्रभाव तीसरे भाव पे भी जाएगा, और केतु चूंकि सदैव वक्री होते हैं, इस वजह से इनका प्रभाव धन भाव पे भी जाएगा। अब होता क्या है कि जब चतुर्थ स्थान में शनि का वक्रत्व होगा तो ये 20 डिग्री से ऊपर वक्री हुए हैं। इस कारण से यहाँ घर में कई बार अशांति का माहौल भी बनाएंगे, और कई बार ये व्यक्ति के निद्रा को भंग करने की कोशिश भी करेंगे, जिसमें ये ग्रह सफल हो सकता है। अब इनकी कुंडली में जैसे पंचम भाव और छठे भाव के साथ 7वां भाव खाली है, और इनकी कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति अष्टम भाव में बैठे तो हैं, पर गुरु से दृष्ट हैं, जो कि अच्छी बात है व्यक्ति के। और मैंने लगभग कई कार्यक्रम में ये बात कही, अगर आप लोग भी कार्यक्रम देखते हैं तो, कि गुरु अगर किसी भी स्थिति में सूर्य को देख लें या मंगल को देख लें तो ये व्यक्ति के व्यक्तिक प्रभाव को बहुत ही ज़्यादा कोमल बनाता है और बहुत बेहतर बनाता है।
इतना ही नहीं, ये व्यक्ति को चरित्रवान बनाने के लिए भी बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नवम भाव में राहु बैठे हैं 26 डिग्री के और बुध बैठे हैं 21 डिग्री के। इस वजह से कई बार व्यक्ति का दिमाग उस जगह पे नहीं जाएगा जहां उसको जाना चाहिए। कई बार वो जहां विचार करना होता है वहां नहीं करता, और जहां नहीं करना होता है वहां करता है। दशम स्थान में नीच के शुक्र और शनि की दृष्टि व्यक्ति को राजनीतिक लाभ देगी, लेकिन दशम स्थान के शुक्र के बारे में मैंने बात बहुत पहले भी कही थी कि दशम स्थान के शुक्र बैठ करके व्यक्ति को क्षेत्र से संबंधित समस्याएं पैदा करते हैं, और इस कारण से कई बार उनके पिता का सुख उनसे वंचित होता है, और कई बार व्यक्ति की सामाजिक छवि धूमिल भी होते देखी जाती है, विशेषतया शुक्र और शनि की दशा में। पर एक बात जो सबसे ज्यादा अच्छी है इस कुंडली में कि गुरु की दृष्टि सूर्य पे, और गुरु की दृष्टि ऋण भाव पे, और गुरु की दृष्टि दशम स्थान पे शुक्र पे, जो इस कुंडली के लिए छठवें भाव के अधिपति होते हैं। तो शुक्र छठवें भाव के अधिपति होकर के दशम में बैठे, इस वजह से कारोबार में रुकावट होगा, पर व्यक्ति सफल जरूर होगा क्योंकि गुरु की दृष्टि दोनों ही जगह पे है। ऐसी अवस्था व्यक्ति को नौकरी पेशा करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तरोत्तर वृद्धि देती है। इतना ही नहीं, मंगल की दृष्टि जब गुरु पे जाएगी और मंगल की दृष्टि पंचम के साथ छठवें भाव पे जाएगी, ये अवस्था भी व्यक्ति को बैठ करके काम करने वाला, मैंने जैसे कहा कि ये कुंडली आई है नीदरलैंड से, और तो वहां पे ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसके आधार पे जितनी बात मुझे समझ में आ रही है, इस व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा है, और इसका जो धन कमाने का तरीका है वो बड़ा ही स्पष्ट है और किसी भी तरीके से बेबुनियाद नहीं है। मतलब वो कभी भी अपनी उल्टी पुल्टी हरकतों से धन नहीं कमाएगा। नवमांश कुंडली पे आऊंगा, पर उससे पहले आपको पंचांग बताऊं। इनका जन्म श्रावण माह में हुआ है, इस वजह से व्यक्ति थोड़ा आलसी होगा लेकिन प्रेमी किस्म का होगा। दक्षिणायन में जन्मे हैं, आत्मविश्वास कमजोर और सूर्य का प्राबल्य बढ़ाने की आवश्यकता होगी। वर्षा ऋतु में जन्म हुआ है, इस वजह से दिमाग में बहुत सारे ख्याल बनते हैं। गुरुवार को इनका जन्म हुआ है, इस वजह से विद्वता बड़ी अच्छी होती है, ज्ञान पक्ष अच्छा होता है। शुक्ल पक्ष के एकादशी के चंद्रमा व्यक्ति को धनवान बनाएंगे। मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, इस वजह से व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के हैं, इस कारण से व्यक्ति के पास ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य आदि सारी चीजें भरी हैं। इसके बाद मैं आपको नवमांसा पे लेके आऊं तो सूर्य बैठे हैं दशम स्थान में, बुध का प्रभाव ठीक है, गुरु का प्रभाव ठीक है। गुरु का नीच भंग यहां भी हो रहा था, गुरु नीच भंग यहां भी हो गए। बुध का प्रभाव यहां पे व्यक्ति के दाम्पत्य को ठीक रखेगा। विवाह, प्रेम विवाह होने के योग हैं, पर वो प्रेम विवाह भी किसी भी प्रकार से कलुषित भावों से युक्त नहीं रहेगा। मतलब विवाह खराब नहीं है, क्योंकि यहाँ के अधिपति उच्च के हैं और वहां से उनकी दृष्टि जन्म कुंडली पे मंगल और राहु पे है। राहु भी मंगल को देख रहे, गुरु को प्रभाव में है, पर मैं उसे खराब नहीं कहूंगा क्योंकि पंचभाव ठीक है। वैसे संतान में भी दिक्कत जातक को नहीं होगी। पंचमेश भले अष्टम में है, पर इस भाव के अधिपति और इस भाव पे गुरु की दृष्टि जाने से संतान का सुख मिल जाएगा। दशमांशा कुंडली में व्यक्ति को कारोबार का सुख निश्चित रूप से है और व्यक्ति धन विदेश रह करके ही कमाएगा। विदेश भाव के अधिपति लाभ भाव में बैठ करके पंचम भाव और धन भाव को देख रहे थे, इस वजह से व्यक्ति विदेश में ही रह करके धन कमाएगा। भाग्य भाव में बुध और राहु का बैठना व्यक्ति को तिकड़मी और दिमागी बनाएगा। इसके साथ साथ शुक्र, मंगल और सूर्य का प्रभाव, इनकी कुंडली में शुक्र थोड़े कमजोर हो रहे हैं। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं, अष्टक वर्ग की सहायता से जो बात मैं देख रहा हूं उसमें इस व्यक्ति के जीवन के धन की स्थिति और साथ ही साथ आयु और स्वास्थ्य की स्थिति, ये व्यक्ति थोड़ी मेहनत कम करेगा और घर से दूर रहेगा। मतलब घर परिवार का सुख थोड़ा कम सा है, मतलब जन्म स्थान से दूर रह करके जीवन यापन करना होगा। एजुकेशन में भी कभी कभी बाधाएं आएंगी, विशेषतया मंगल की दशा में। पूरी तो हो जाएंगी, गुरु के नीच होने के कारण घुमा फिरा करके व्यक्ति को परिणाम मिलेगा। वैसे व्यक्ति के पास नौकरी का पक्ष बहुत अच्छा रहेगा, इनको कारोबार में कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगी। जन्म स्थान से दूर रह करके ही इनको काम करना होगा। दाम्पत्य में पत्नी से ज्यादा इनका प्रभाव रहेगा दाम्पत्य पे। इसके साथ साथ व्यक्ति को भाग्यशाली होने के लिए भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। कहा गया है सतयुग में ब्रह्मा जी की पूजा होती है, मतलब सतयुग के प्रधान देव ब्रह्मा जी हैं। त्रेता के प्रधान देव जो होते हैं वो होते हैं भगवान भास्कर, भगवान सूर्य, उनके ही कुल में जन्म हुआ था भगवान राम का। द्वापर में और द्वापर के प्रधान देवता के रूप में भगवान नारायण उपस्थित होते हैं, है ना। और कलयुग के प्रधान देवता के रूप में माहेश्वर यानी कि भगवान शिव की महिमा अद्भुत है। मतलब कहने का है
कि इन चारों युगों में कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, कलौ देवो महेश्वरः, ऐसा शास्त्र में आता है कि कली युग के देवता भगवान शिव हैं। तो इस कली काल में चूंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा धनु राशि के बैठे हैं और उस पर शनि का प्रभाव है, पत्नी सुंदर क्योंकि शुक्र केंद्र में, बुध का प्रभाव और राहु का प्रभाव चंद्रमा पे है, बुध का प्रभाव तो नहीं पर चंद्रमा से बुध का प्रभाव ठीक है, राहु का प्रभाव लग्न पे, शनि का प्रभाव लग्न पे, इस वजह से व्यक्ति को साहस रखनी होगी। एक बात और बता दूं, इस कुंडली में आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने करियर पे ही देना है। स्वास्थ्य और आयु ठीक है, घर परिवार से दूर रहना है। एजुकेशन आपकी कुंडली में थोड़ी कमजोर हो सकती है, पराक्रम आपको कमजोर नहीं करना चाहिए। वैसे इस कुंडली में लाभ, चाहे कितना भी एजुकेशन कम हो, चाहे कितनी भी घर से दूर रहेंगे, पर जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद आपकी कुंडली में अंक सदैव से 7 बहुत अच्छा रहेगा, 5 भी बहुत अच्छा रहेगा। दिशा उत्तर और पूर्व की बहुत अच्छी रहेगी। जन्म स्थान से दूर रहना बहुत ज्यादा फायदा होगा। अपनी वाणी पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मन स्थिति को चंचल न बनाएं। भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। अगर आप जहां हैं वहां से कोशिश करें कभी कभी 2-4 महीने पे, साल भर पर एक बार अपने भारत देश में आ जाना चाहिए और गंगा जल का पान करते हुए यहां से गंगा जी को जरूर लेके जाना चाहिए। मिट्टी अपने गांव की जरूर लेके जाइए। इसके अतिरिक्त अपने कुल देवता की उपासना आपको आपकी कुंडली में अवश्य करनी चाहिए और अगर हो सके तो दीपदान जहां कहीं भी हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में, जहां कहीं भी आप विराज रहे हैं वहीं से दीपदान करिए। अगर आसपास कोई नदी हो या समुद्र हो तो उसमें नदी उसके किनारे जाकर के थोड़ा सा दीपदान कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि धन भाव में नीच के गुरु बैठे हैं। इस वजह से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, नक्षत्रों के आधार पे इस कुंडली में जो बल है उसके आधार पे मैं आपको बात कह दूं तो नक्षत्र कौन कौन से अच्छे रहेंगे आपकी कुंडली के आधार पे श्रवण, रेवती, उत्तराभाद्रपद, चित्रा और भरणी के साथ स्वाति, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे होंगे। दिन आपके लिए गुरुवार और रविवार का बहुत अच्छा रहेगा। दिशा धन कमाने के लिए पश्चिम और उत्तर पूर्व बहुत अच्छा है। इस कुंडली में विवाह वगैरह अगर करना हो तो कन्या राशि की जातिकाओं से, धनु राशि धनु लग्न की जातिकाओं से। वर्ष कुंडली के आधार पे भी अभी आपके पास आगे और भी अच्छा समय बनने वाला है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अगले साल के अगस्त तक अभी ध्यान रखने की बारी होगी। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं जो अभी स्थिति देख रहा हूं उसके आधार पे अभी आलस्य भी रहेगा, नेत्रों की समस्या बनी रहेंगी, माथे का दर्द हो सकता है, पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है, स्वास्थ्य में सर्दी वगैरह भी परेशान करेंगे। इतनी सारी चीजें, नक्षत्र बताया, दिन बताया और इस कुंडली के आधार पे धनु लग्न की कुंडली में गुरु, मंगल और सूर्य बहुत अच्छे होते हैं। बाकी मैं एक बात बता दूं तो होरा कुंडली के आधार पे जो बात मुझे दिख रही है उसके आधार पे आपकी कुंडली में गुरु, सूर्य और मंगल, इन तीनों ही ग्रह की दशाएं आपके जीवन के लिए अति सौभाग्यशाली सिद्ध करने वाली होंगी। साथ ही साथ बुध, शुक्र, राहु और केतु की दशा भी आपके लिए भरने वाली होंगी। क्लियर है? जो आप काम कर रहे हैं टेक्निकली ये कुंडली बहुत स्ट्रांग है क्योंकि मंगल का प्रभाव पंचम भाव पे है और गुरु जन्म कुंडली में शनि के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र के ऊपर शनि का प्रभाव और गुरु का प्रभाव आपको बलिष्ठ बनाएगा। कारोबार सदैव ही बढ़िया रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।